कमीशन में चपकलिश बहुत ही आगे तक बढ़ चुकी। बात बयानात और इल्जामात की हद से निकलकर जवाब तलबी और पेशियों तक आ गई। जब से इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात पर एतराज़ात किए, उसके बाद से हुकूमत इलेक्शन कमीशन से शदीद नाराज है। हुकूमत नाराजी में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम इत्मीनान का इज़हार कर रही है, इनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हुकूमत मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासी कारकुन कह रही है, इनकी सियासी वाबस्तगी पर सवालात उठा रही है, इन्हें ऑपोजिशन का तर्जुमान कहा जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम लगाने वालों से जवाब तलब करने का फैसला कर लिया। इल्जाम लगाने वालों से पूछने का फैसला कर लिया कि ये तमाम इल्जामात किस बुनियाद पर लगाए गए। इल्जाम तराशी करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम सवाती को नोटिस देगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास इलेक्शन कमीशन के में हुआ। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जाम लगाने पर फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस देने का फैसला किया गया। एलामिये के मुताबिक आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन पर आयद इल्जामात पर उनसे सबूत मांगने का भी फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया कि फवाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम तराशी की। इजलास में फैसला किया गया कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। वाकया यूं है नाज़रीन कि 10 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में आजम सवाती ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नवाज शरीफ से राबतों का इल्जाम लगा दिया। यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। इलेक्शन कमीशन जब नोटिस जारी करेगा, इसका जवाब तो फवाद चौधरी देंगे, लेकिन एक जवाब उन्होंने ट्विटर के जरिए भी दिया। फवाद चौधरी ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात की सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखे। तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, यानी उनके बिहेवियर पर होती है, उनके काम करने के तरीके पर होती है, इदारे पर नहीं। इससे कबल जब इमरान खान वजीर आजम नहीं बने थे तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे, जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। बाद में इमरान खान ने गैर मशरूत माफी मांगी थी, तब जाकर उन पर केस खत्म हुआ था। आज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हुई। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कभी भी अगर मेरी तनकीद है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो कभी भी ना किसी पर्सनल थी किसी के खिलाफ और ना इनको पब्लिक पे नीचा दिखाने के लिए थी। सारी मेरी तनकीद का मकसद सिर्फ एक था कि हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन क्रेडिबल हो। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की तजवीज़ करदा इंतखाबी इस्लाहात पर जो भी एतराज़ात हैं वो इन्हें बाकायदा पार्लिमानी कमेटी में पेश कर रहा है। जो भी आईनी तरीक़ाकार है इसे इख्तियार कर रहा है। फिर हुकूमत क्यों इलेक्शन कमीशन को संगीन इल्जामात का निशाना बना रही है? और क्या हुकूमत के पास तमाम इल्जामात के सबूत मौजूद हैं? और इलेक्शन कमीशन हुकूमत के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि ये बड़े अहम सवाल हुकूमत की तरफ से। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था फवाद चौधरी साहब ने एक टेलीविजन में इंटरव्यू देते हुए, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जो कुछ कहा गया वो काबीना में डिस्कस हुआ, क्योंकि वो जो कहते हैं वो अपने से नहीं कहते, वो काबीना की तर्जुमानी करते हैं। इसका मतलब ये इल्जामात जो है जो फवाद चौधरी साहब ने लगवाए हैं, क्या वो काबीना का मौक़िफ़ है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्टी के इंसाफ के रहनुमा जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं सर कंवर साहब, आपके पास भी कुछ टेक्निकलिटीज पूछनी है आपसे कि सजा कितनी हो सकती है। मगर अब्बासी साहब, सर बात यह है, देखिए आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी लेकर आए जो कि फेक न्यूज को रोके, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फेक न्यूज को रोके। अब आप तो गवर्नमेंट है, आप तो फेक न्यूज देंगे नहीं। तो यकीनी तौर पे मुझे इस बात का यकीन है कि जो इल्जाम लगा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का माउथ पीस है, इलेक्शन कमीशन और सरबराह इलेक्शन कमीशन जो है वो नवाज शरीफ से राब्ते में रहते हैं, इन तमाम खबरों और इल्जामात के आपके पास सबूत तो होंगे, क्योंकि डेफिनेटली वरना ये फेक न्यूज कंसिडर होगा।
जब ये नोटिस सर्व होगा, फिर नोटिस की जो भी उसमें जो चीज़ें डिमांड की जाएंगी वो कंसर्न जो लोग हैं वो वापस करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। अगर जो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया था, वो तो बयान ये था कि जो पार्लियामान है, पार्लियामान की सुप्रीमेसी है और पार्लियामान कानून बनाएगा, उस कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को कोई किसी इदारे की अना का या किसी शख्सियत की अना का मसला बना के इस मामले को बयान तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो ऐसा सुना ना जो कि उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे ये बता दें सर कि नोटिस तो चले आपको आएगा, जो उसमें बात होगी वो आप उसका जवाब दे देंगे, लेकिन जो बात आपकी तरफ से आई है वो तो ये है कि जनाब एक तो इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और वो बना हुआ है अपोजिशन का माउथ पीस, तो इनका सबूत यकीनी तौर पे आपको होगा, वरना आप तो मतलब फेक न्यूज छोड़ देंगे। आप ये तो फेक न्यूज हो जाएगी ना, जिसके खिलाफ आप बिल ला रहे हैं, आप तो फेक न्यूज देंगे नहीं, तो आपके पास सबूत तो होंगे इस बात के। तो सर कितने पैसे पकड़े इलेक्शन कमीशन ने, किससे पकड़े हुए हैं सर? देखें, ये जितना भी है ये ईवीएम के पैराए में बात हो रही है। 2017 में कानून बना था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और अगर आज 4 साल गुजर गए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इलेक्शन कमीशन जो है उसने कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान में हम जहाँ जाते हैं लोग हमें फेक वोट वाली बात करते हैं। ये फेक न्यूज़ नहीं है, हमारे वोट को लोग फेक वोट कहते हैं। हम उसे कैसे कन्विंस करें? पूरे पाकिस्तान में लोग इस वक्त कानून साजी करें, लोगों की बेहतरी के लिए हम रिफॉर्म्स करें, हम माशरे को रिफॉर्म करें, या हम बैठ के तो ये ताने सुने ना, हम ये ताने सुने कि जी हमारा वोट ठीक नहीं है। पाकिस्तान में सियासी चंद अच्छे और बेहतरीन सियासतदानों में आपका शुमार होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सर ऐसा जवाब ऑन एयर जाए कि अवाम कहे कि भाई सवाल कुछ और किया, जवाब कुछ और मिल रहा है। मैं आपको जरा वक्त देता हूं, आप आराम से वक्त लेके इसी सवाल का जवाब सोच ले, मैं आपके पास आऊंगा। कमर दिलशाद साहब, सर ये बताइएगा, अगर हुकूमत जिस तरह कह रही है कि हम देखेंगे, नोटिस मिलेगा, पता चल जाएगा, सर अगर ये माफी नहीं मांगते और जो बातें निकली हैं वुज़रा के मुंह से, उनकी सजा क्या होगी? इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार क्या है कि ऐसी बातों पे क्या सजा दी जा सकती है? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किया है आज वफाकी वुज़रा को, उन्होंने अपने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए किया है। वो अगर बेबस होते, इख्तियारात ना होते, तो वो अपना मजाक क्यों उड़ाते? आप ये भी कॉमन सेंस की बात है ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात वही है ना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो आप ये कहना कि जी वो क्या हो जाएगा, अगर मगर की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया वो ठीक है, वफाकी वजीर है, उन्होंने कहा है कि जी हमने इदारे को तनकीद नहीं की, हमने शख्सियात पर तनकीद की है। तो जनाब यही शख्सियात पर तनकीद की थी दानियाल अजीज ने, निहाल हाशमी ने और तलाल चौधरी ने। उन्होंने भी इशारों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा था, इशारों में कहा था बुतों को गिरा दो। तो उसके जुर्म में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तीनों को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। उन्होंने इदारे पर तो बात नहीं की थी, उन्होंने शख्सियात पर बात की थी। तो अब जिन वज़रा ने इदारे पर हमला नहीं किया, उन्होंने शख्सियात पर हमला किया है। शख्सियात जो होते हैं वो इदारे का हिस्सा होते हैं, इदारे की इज्जत होते हैं, इदारे की इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए शख्सियात और इदारे एक ही जगह होते हैं। तो इन हालात में जो है, अगर आप इसी तरह आप आगे बात चले, तो उन्होंने इस पर तुरंत सख्त नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस की सजा जो है, जैसे वो अमल दरामद हो गया तो ये 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। आर्टिकल 63(1) लगेगा अगर इन्होंने बाकी ये बातें करें। हक है, वफाकी वजीर है, हुकूमत इनके पास है, इदारे इनके पास हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई पाकिस्तान को बैतुल माल का इदारा नहीं है। ये आप सुन लें मेरी बात को कि बैतुल माल का इदारा नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और लेने सर कि जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि एक दलील ये भी ली जा रही है, फिर मैं जाऊंगा बासी साहब की तरफ, मुझे उम्मीद है उन्होंने जवाब ढूंढ रखा होगा इस बात का, अगर मुकम्मल नहीं होता है कमीशन, अभी 2 मेंबर बाकी हैं, तो क्या लीगली इख्तियार रखता है इलेक्शन कमीशन के वो नोटिस सर्व कर सके? यार मैंने आपको कह तो दिया, वो 5 साल की सजा दे सकते हैं।
वो ताहयात में कर सकते। नहीं, सजा की बात नहीं कर रहा, अर्ज मैं कर रहा हूँ जो एक दलील दी जा रही है हुकूमत की तरफ से वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। आईने इख्तियारात दिए हैं कि आप समझे नहीं सर, दे सकते हैं। मैं दोहरा देता हूं, आप तक शायद मेरी आवाज पहुंची नहीं सही तरह से, कि अभी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, ये दलील दे रही है हुकूमत। अभी 2 मेंबरान की तकरीरी बाकी है, तो गैर मुकम्मल इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस सर्व कर सकता है? मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे लीगली। ये तो मुझे आपकी अकल पर रोना आता है। जब आइन के आर्टिकल 222 के तहत और इसके बाद 22वीं अमेंडमेंट के तहत इलेक्शन कमीशन को जो है वो फाल है, तो 1-2 मेंबर ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लिखा हुआ है 3 मेंबर चाहिए। मैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं सर, यहां पे अकलों का मुकाबला नहीं हो रहा। यह है कि 3 आदमी काफी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबर बस। तो ठीक है ना, इसका आप जवाब देना सर। आप ये पर्सनल टैक्स इस्तेमाल करें, मेरी अकल पे मत रोए या किसी की अकल पे मत रोए, जिसने बात की है मैं उसको कोट कर रहा हूँ। कोशिश किया करें कि आप जरा इस पर्सन होने से इस्तेमाल किया करें। आपको इसीलिए तकलीफ दी है कि आप रहनुमाई कर लें। अगर मैंने पढ़ के बताना तो मैं ही पढ़ के बता दिया करूंगा, आइंदा से आपको तकलीफ नहीं दूंगा। अब क्या खाक पड़े यार, 22वें अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ 2 मेंबर और चीफ इलेक्शन फाल हो गया। बट ठीक है, आपने ये आपकी पॉइंट देखी, बिल्कुल ठीक है। अबाई साहब सर वो जवाब दे दें सर, जवाब दे दें सर। ये सबूत आपके पास होंगे, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े। देखिए, आप इलेक्शन कमीशन के पैसे पकड़ने वाली बात तो जिस वजीर साहब ने जिस पैराई में, क्योंकि वही जवाब देंगे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की थी वो इदारों की बात हो रही है, तो पार्लियामान भी तो एक इदारा है। क्या कोई ये इदारा कह सकता है कि पार्लियामान कानून साजी नहीं कर सकता इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर? तो ये तो एक सवाल है ना। पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान कानून बनाएगा, उसके तहत इलेक्शन कमीशन अपना। देखिए, अर्ज ये है, आपको इस बात नहीं, वो आया ना फवाद चौधरी साहब का जानता कि नाम है आपको, देखे ना जो कर रहा हूं। जी नहीं देखे ना, वो जब नोटिस आएगा, उस नोटिस का जो उसकी जो लैंग्वेज होगी, जो सवाल होगा, उस पर कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अभी तो ये वक्त से पहले की बात है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप इदारों की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल इदारा है, आईनी इदारा है, उसका एहतराम है, उसके फैसलों का एहतराम है। इसी तरह पार्लियामान भी एक आईनी इदारा है और पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार को कोई दूसरा इदारा रोक नहीं सकता। पार्लियामान अवाम पाकिस्तान की उनकी जो उनकी राय है उसकी वो तर्जुमानी करता है, और वो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन आए, तो हम कानून साजी कर सकते हैं। उस पर भले इलेक्शन कमीशन अपना तरीकाकार देखे, उसके लिए जरूर वो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के मेथड निकाले, लेकिन कोई भी दुनिया की ताकत पार्लियामान को कानून साजी से रोक नहीं सकती। और दूसरी बात ये कि जो टेक्नोलॉजी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना, हर लिहाज से और हर मौका पर अमेरिका की मदद की। अपने ही मुल्क में अमेरिकी हमले बर्दाश्त किए, अपने ही इलाकों में फौजी ऑपरेशंस किए, अपने ही शहरियों को जाने दी, अपनी ही मईशत का नुकसान करवाया। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझने लगा है। अमेरिका पाकिस्तान पर यूं हुक्म चलाता है जैसे वो पाकिस्तान का हुक्मरान हो। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई के लिए पाकिस्तान की मदद ली, पाकिस्तान के जमीनी रास्तों से अस्करी सामान अफगानिस्तान तक पहुंचाया, और अब अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा। यानी साथ ही पाकिस्तान से यह मुतालबा भी कर रहा है कि जब तक अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी मुतालबात पूरे नहीं करते, तब तक पाकिस्तान इन्हें तस्लीम ना करे। सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान से यह मुतालबा कैसे कर सकता है कि इसने किसी हुकूमत को तस्लीम करना है, नहीं करना, कब करना है? क्या यही मुतालबा अमेरिका चीन से कर सकता है, रूस से कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो पाकिस्तान से क्यों कर रहा है? यह मुतालबा अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटनी बलिंकन ने ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए खारजा में किया। इजलास के दौरान कई अमेरिकी कानून साजों ने पाकिस्तान पर तनकीद भी की, पाकिस्तान के गैर नेटो इत्तेहादी का दर्जा खत्म करने का मुतालबा। जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर अमजद खान ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करने से पहले जायजा ले रहा है कि वो इंसानी हुकूक के सिलसिले में किए गए वादों की पासदारी करते हैं या नहीं। 20 साल तक इत्तेहादी रहने के बावजूद, एक कॉल पर घुटने टेकने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को अहमियत नहीं देता, पाकिस्तान को फोन तक करना पसंद नहीं करता।
सकता। हालांकि जिस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी उस वक्त पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी। इसके नतीजे में पाकिस्तान बदअमनी का शिकार हुआ। पाकिस्तान में खुदकुश हमले शुरू हुए जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने तो अमेरिका को अपनी सरजमीन पर हमले करने की भी इजाजत दी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने डाटा मुरतब करने वाले एक इदारे का हवाला देते हुए बताया कि सिर्फ 2010 में कबायली इलाकों में 115 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और फजाई हुदूद पामाल करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को कत्ल किया। इसके बावजूद कभी अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता रहा और कभी पाकिस्तानी सरजमीन में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के अमेरिका ने पाकिस्तानी सरजमीन पर हमले करने के साथ साथ पाकिस्तानी फौजियों को भी निशाना बनाया। 11 जून 2008 को अमेरिकी हमले में पाकिस्तान के 11 फौजी शहीद हुए। नवंबर 2011 में सलाला चौकी पर अमेरिकी हमले में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। और अमेरिका की दीदा दलेरी देखिए कि पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर माफी मांगी। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए सब कुछ किया लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से एतमाद का फुकदान रहा। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने तो इस बात का एतराफ़ भी किया कि अमेरिका हर दौर में पाकिस्तान के लिए सास का किरदार अदा है। 1998 में भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान ने उनका जवाब देने का फैसला किया। उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए दबाव डाला। जब पाकिस्तान ने अमेरिकी दबाव की परवाह न करते हुए धमाके कर दिए तो अमेरिका ने अस्करी और माशी पाबंदियां लगा दी। इससे कबल पर्सनल तरमीम के जरिए भी पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से ऐसा सुलूक करता रहा जैसे पाकिस्तान इसकी कोई कॉलोनी हो? पूछेंगे अमेरिका तज़्ज़ियानिगार जनाब मोहतरमा अनीला अली साहिबा। अनीला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहला सवाल मेरा ये है, और जो मैंने आखिर में बात की, अनीला, पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है क्या? मतलब ये सवाल या जो मुतालबा पाकिस्तान से किया जाता है, आप फुला को तस्लीम कर सकते हैं, फुला को नहीं, क्या यही बात वो चाइना से कर सकता है? यही बात वो भारत से कर सकता है? और अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान से क्यों? देखिए, ये कोई मुल्क कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आप और मैं जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ये पोलेमिक्स होती है, ये डिवाइड करती है, ये एंग्री करती है और इससे इंसान जो है, जो हमारी कौम है पाकिस्तानी, वो रिएक्शनरी बनेगी। सो एज रिस्पॉन्सिबल थिंकर्स पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ये बेशक मैं एग्री करती हूँ आपसे, जो आपका भी एनालिसिस थी कि अमेरिका की भी गलतियां हुई हैं। हम ही ने, अमेरिका ने मुजाहिदीन बनाया, उसके बाद वैक्यूम छोड़ दिया। तो क्या यही बात सही होगी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी अपनी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान से वॉकआउट कर जाए और वहां पर वैक्यूम छोड़ दे? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि टीटीपी पाकिस्तान में इस वक्त यूनाइट हो रहा है। उसके जो फ्रैक्शंस हैं वो पहले डिवाइडेड थे क्योंकि पाकिस्तान ने उसको कम कर दिया था, लेकिन अब वो भी एम्बोल्डन हो गए हैं। और हमें ये सोचना चाहिए एज पाकिस्तानी कि ये पहली दफा 20 साल में पाकिस्तान को मौका मिला है कि एक स्लाइटली फ्रेंडली गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में। आपको पता है 20 साल से वहां पर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी या कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पाकिस्तान को पसंद करता था। तो ये सोचते हुए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए क्या अच्छा है, पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए क्या बेहतर होगा? ये बेहतर होगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन करें जैसे कि इंडिया ने किया और इंडिया उसमें काफी सक्सेसफुल हुआ। वो भी हो सकता है। तो इस तरह हम किसी के गुलाम नहीं होंगे पाकिस्तान में। तो ये, और उसके बाद आप पाकिस्तान नॉन अग्रेशन पैक्ट्स ज्वाइन कर सकता है। अफगानिस्तान तो ऑलरेडी उसमें है। और फिर हम ये बातें कर सकते हैं कि भाई हाउ डू वी पीसफुली कोएग्जिस्ट। तालिबान जो टीटीपी नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, वो तो तालिबान के लिए भी बुरा है और पाकिस्तान के, आप जैसे अभी आपने बताया, पाकिस्तान के जो मिलिट्री है वो शहीद किया है उन्होंने। तो ये तो हमारे इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के अंदर हम वैक्यूम ना क्रिएट करें अफगानिस्तान में और वहां पर ये इंटरेस्ट रहें और इस वक्त लीडरशिप रोल पैदा करें। और हमारे जो, लेकिन अनीला, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, बीइंग अमेरिकन पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान के लिए आप एक अच्छे ख्यालात रखती है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या होगा। आई मीन इट टोटली सूट्स यू बिकॉज यू आर पाकिस्तानी टू एज वेल। लेकिन अमेरिका ये क्यों बताए पाकिस्तान को कि उसको नॉन अलाइंड रहना है या नहीं रहना है, उसको तालिबान के साथ इन शराइत को तस्लीम करना है नहीं करना है? शुड इट बी पाकिस्तान डिसीजन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद तालिबान?
जी, ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगी कि पाकिस्तान को खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि वो करें, लेकिन जहां पर मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान इस वक्त लीडरशिप रोल ले, वो इसमें ले कि जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तान हैज डेल्ट विद हक्कानी नेटवर्क को किसने कम किया, पाकिस्तान में टीटीपी को किसने डिग्रेड किया, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया, उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने किया। तो इसी तरह से जो अमेरिका के साथ कोऑपरेट करें, जो नेटो एलाइज हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी बात है। और मैं ये एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन भी कहना चाहूंगी एंड एज अ पाकिस्तानी कि देखिए जो 20 साल 30 साल हो गए, मैंने पाकिस्तान छोड़ा बिकॉज इतनी वहां पर अनस्टेबिलिटी हो गई थी आफ्टर द इन्वेजन ऑफ द रशियंस इन अफगानिस्तान। तो हम पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि अफगानिस्तान को एक स्टेबल कंट्री बनाएं अंडर द तालिबान लीडरशिप, और उनको सिखाएं, और ये अफगानी जो रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है, उनको स्टेबलाइज करके उनको वापस भेजें। मैं जितने पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ये जो कॉपरेशन है अनिला, ये आप कह रही हैं कि अमेरिका ये कॉपरेशन सीख कर रहा है पाकिस्तान से फॉर काउंटर टेररिज्म। जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब आपने देखा खुद कहा कि पाकिस्तान आपको छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान में जब खुद कुछ हमले हो रहे थे, जब टीटीपी हमले कर रही थी, जब दाइश हमले आज तक कर रही है, और अमेरिकन फोर्सेस विद एलाइज वो मौजूद थे अफगानिस्तान में, तो किसी ने पाकिस्तान से कॉपरेट नहीं किया उन लोगों को रोकने के लिए जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे थे। इंडिया इस्तेमाल कर रहा था, किसी ने नहीं रोका इंडिया को कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत करो। तो फिर पाकिस्तान से तवक्को कैसी रखी जाती है कि वो काउंटर टेररिज्म के लिए एलाइड फोर्सेस के लिए कॉपरेट करे? देखिए, अगर हम उस विक्टिमहुड मेंटालिटी में रहेंगे कि जो हमारे साथ पहले हुआ, पहले अमेरिका ने भी गलती की है और पाकिस्तान ने भी की है। जो आप देख रहे हैं 20 साल जो हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी रही है इन दैट रीजन, इसी की वजह से तो प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उन्हीं को इलेक्ट किया था अमेरिकन ने, बिकॉज वो तंग आ गए थे इस वॉर से और इस क्राइसिस से कि अमेरिका पूरी दुनिया की क्यों पुलिस बन रहा है। लेकिन अगर हम पीछे देखते रहेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? और इस तरह से हमारी जो कौम है जिसको कि फॉरवर्ड थिंकिंग और रिएक्शनरी नहीं बनना चाहिए, वो कैसे आगे जाएगी और ग्लोबल पीस मेकिंग करेगी? देखिए, पाकिस्तान के लिए दो प्रॉब्लम्स है, एक आपका कश्मीर का प्रॉब्लम है और इस वक्त अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो हम इस वक्त एज पीस बिल्डर्स हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, अमेरिका कह रहा है, पीछे ना देखें, आगे देखें और डिलीवर करें। अभी आपने देखा होगा सितंबर 5 को पाकिस्तान के मिलिट्री शहीद हुई है। किसने शहीद किया है? ये टीटीपी के लोगों ने। तो ये तो पाकिस्तानियों को, आप और मैं जैसे लोगों को मारना चाहते हैं। तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ग्लोबल लीडर्स के साथ काम करें और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करें। आप भी एग्री करेंगे, इकोनॉमी का हाल देख लें, डॉलर कितना स्ट्रांग हो गया है और रुपी कितना वीक हो गया है। क्या इस वक्त हम अपनी कौम को आगे लेके जाएंगे या हम उनको पीछे लेके जाएंगे और कहेंगे 20 साल से जो हम। लेकिन ये जो आपने एंड में बात की अनिला, आपने ये एक एनालिसिस पाकिस्तान की इकोनॉमी का बिल्कुल ठीक किया। वी आर इन शैम्बल्स, इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसी मुल्क जिसकी इकोनॉमी पहले ही जिसका भट्ठा बैठा हुआ है और यहाँ पे गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, आप एक्सपेक्ट कर रही है, अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान डिलीवर करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कैसे डिलीवर करे जब अमेरिका और एलाइड फोर्सेस 20 साल वहां पर रह के इतना पैसा लगा के डिलीवर नहीं कर सके? वो मजबूत तरीन इकोनॉमीज थी जो डिलीवर नहीं कर सके। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में डिलीवर करे? बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि ये जो तालिबान गवर्नमेंट आई है ये पाकिस्तान को पसंद करती है। आपने देखा अभी ISI पाकिस्तान अफगानिस्तान में गए थे, तो हमारे पास इस वक्त बड़ा लेवरेज पॉइंट है। हम एक वेंटेज पॉइंट पे हैं, पाकिस्तान एक वेंटेज पॉइंट पे है और इस वक्त उनको वो यूज करना चाहिए और तालिबान को गाइड करना चाहिए। एक तो देखिए ह्यूमन राइट इशू है जिसमें कि पाकिस्तान भी बिहाइंड है और अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा बिहाइंड है। पूरी दुनिया इस वक्त इस फियर में है कि वो बेचारी औरतों का क्या होगा, वो बच्चों का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा। जबकि आपको और मुझे पता है कि हमारी बहुत सारी पाकिस्तान में बच्चियां जो स्कूल नहीं जा सकती हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं जाने देते हैं। तो हमारे लिए ये एक मौका है कि पाकिस्तान अपनी भी उल्लू सीधी करे दुनिया में
और लीडरशिप रोल ले और कहे कि भाई हमारे पास लेवरेज है, हम तालिबान को ये कह सकते हैं कि किसी को मारो नहीं और इस्लाम को मत यूज करो टू डिवाइड पीपल एंड टू रूल। इस वक्त उनके लिए भी है कि भाई आर दे गोइंग टू गेट टू क्लोज। अफगान आपको पता है पाकिस्तानियों को मिसट्रस्ट करते हैं और वो मिसट्रस्ट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में भी मैं फील करती हूँ। नीला, आखिर में आपके पॉइंट बहुत अच्छा था, लेकिन इट गोज बोथ वेज। काश हम भी अमेरिका को कह सकते कि एक अफवाह पे, एक रूमर पे इराक पे हमला ना करो या उसामा की सजा पूरे अफगानिस्तान को मत दो, काश ये हम भी कह सकते। बट अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक वक्फा यहां पर लेते हैं। एक मुद्दा है, वो है जबरी तब्दीली मजहब। छोटी छोटी बच्चियों का मजहब तब्दील किया जाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए और दुनिया में अपना इमेज बेहतर करने के लिए एक ऐसी तजवीज दी गई है, एक ऐसे कानून की तजवीज दी गई है जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्चा मजहब तब्दीली कर सकता। क्या ये शिक, क्या ये तजवीज इस्लामी है? बात करेंगे आलिम दीन से, हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मजहब की जबरी तब्दीली को रोकने के लिए एक नई कानून साजी होने जा रही है, जिसका बिल का मुसवदा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और वजारत मजहबी अमूर में ज़ेर गौर है। मजहब की जबरी तब्दीली के हवाले से मुजव्वज़ा बिल ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बिल के मुसवदे के मुताबिक 18 साल से कम उम्र फर्द अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकेगा, जबकि इस हवाले से वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता रोज सामने आने वाले बयान के मुताबिक मजहबी अमूर के वजीर का कहना था कि तब्दीली मजहब के लिए उम्र की कैद नहीं रखी जा सकती। जबरदस्ती और जबर से मजहब की तब्दीली किसी भी उम्र में काबिल कबूल नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी और रगबत से किसी भी उम्र में इस्लाम कबूल किया जा सकता है। नूरुल हक कादरी का कहना था कि जबरी तब्दीली मजहब के लिए वजारत इंसानी हुकूक का मसवदा वजारत मजहबी उमूर में ज़ेर गौर है और तमाम दीनी, आइनी और समाजी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम फरीकों के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा। कौमी अक़लियती कमीशन के मुजव्वज़ा कानून में न सिर्फ 18 साल से कम उम्र अफराद पर मजहब बदलने की पाबंदी लगाई गई है, बल्कि 18 साल से बड़े अफराद के लिए मजहब की तब्दीली इंतहाई मुश्किल कर दी गई है। मुसवदे के मुताबिक जो शख्स मजहब तब्दील करना चाहता है वो पहले एडिशनल सेशन जज को दरख्वास्त देगा। इस दरख्वास्त की 7 दिन के अंदर जज उस शख्स का इंटरव्यू करेगा, जिसमें वो देखेगा कि मजहब की तब्दीली किसी दबाव या गलत बयानी की वजह से तो नहीं की गई। इसके बाद फिर एक और मरहला है, वो होगा मजहबी स्कॉलर से मुलाकात, जिसके बाद इस शख्स को मजीद गौर करने के लिए 90 दिन का वक्त भी दिया जाएगा और साथ में दोनों मज़ाहिब जिस पर वो कायम है और जिस पर वो जाना चाहता है उसकी किताबें, ताकि वो तकाबुली जायजा ले सके। और फिर ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद एडिशनल सेशन जज मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके अलावा जबरी मजहब की तब्दीली में मुलव्विस अफराद के लिए 10 साल तक की कैद की सजा भी रखी गई है। मजहब तब्दीली के इस बिल पर मजीद बात करते हैं हमारे साथ मौजूद आज़म के मुआवन खुसूसी जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छी बात है, किसी का जबरी मजहब तब्दील हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सजा रखी गई है, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर, ये जो 18 साल से कम उम्र वाली शर्त है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा मजहब तब्दील नहीं कर सकता, क्या शरीयत में इसकी गुंजाइश है? क्योंकि हमारे सामने हजरत अली की मिसाल है, हजरत माऊज की मिसाल है, उन्होंने अबू जहल को जहन्नम हासिल किया था, कई मिसालें और भी ऐसी होंगी। तो क्या 18 साल से कम उम्र वाली शर्त और फिर 3 महीने का जो एक पीरियड है सेशन जज के पास जाना, इस अमल को भी कहा जा रहा है कि मुश्किल करार बना दिया गया है इस्लाम कबूलियत या किसी भी मजहब की तब्दीली के अमल को, क्या शरीयत में इनकी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तजावीज़ आती रहती हैं और वजारत इंसानी हकूक़ ने इस पर कोई अगर तजावीज़ दी हैं तो वो हमारी वजारत मजहबी अमूर में इसके ऊपर जो है एक मीटिंग हो चुकी है, 1 या 2। मुझे कल ही हमारे जो वफाकी वजीर मजहबी अमूर है नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने भी बताया और जो मेंबरान उस इजलास में शरीक हुए उन्होंने भी बताया, चूँकि मैं उन दिनों में इस्लामाबाद में नहीं था, कि कोई ऐसी बात जो इस वक्त फैलाई जा रही है
वो हतमी नहीं है। देखिए, एक चीज मकसूद है, वो ये है कि जो पाकिस्तान पर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर एक प्रोपेगेंडा है, इल्जाम लगाया जाता है, या कहीं पर कोई एक आध वाकया होगा कि जी कोई जबरन किसी को मुसलमान जो है वो ना बना सके, वो जरूर, बिल्कुल इस्लाम भी इसका हुक्म नहीं देता किसी को जबरन मुसलमान बनाया जाए, लेकिन मुसलमान बनने से रोकना या उसकी कोई उम्र मुकर्रर करना, इस हवाले से मैं समझता हूं कि कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की अक़दार और नजरिए के खिलाफ हो। इस पे सबको मुतमईन रहना चाहिए कि कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाएगा। मैं अब बतौर आलिम दीन आपकी राय चाहूंगा इसमें। सर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि किसी को हम जबरन उसका मजहब चेंज नहीं करवा सकते, तो इसी तरह से किसी को जबरन उसका मजहब तब्दील करने से रोक भी नहीं सकते। तो इस्लामी नुक्ता नजर से ये तजवीज़ भले ही गैर हतमी थी, लेकिन ये तजवीज़ इस्लामी नुक्ता नजर से कैसी है आपके नजदीक सर, कि 18 साल से कम उम्र शख्स, लड़का या लड़की, मजहब तब्दील नहीं कर सकता? देखिए, हजरत अली करमल्लाहु वजह जो है, उनका कितनी उम्र में उन्होंने इस्लाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने वालों में कई 10 साल है, कई आप जो है इससे ज्यादा है। तो आप उम्र की हद मुतय्यन नहीं कर सकते, ये बड़ी वाज़ेह बात है और इसमें बड़ी मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अभी कोई चीज हतमी नहीं है, इस पर बातचीत हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है। ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भी वो भी इस पे बात कर रही है, जो चेयरमैन हैं वो शरीक भी हुए हैं इजलासों में, तो लिहाजा इस पर उलमा की आरा आ रही हैं। मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, एक प्रोपेगेंडा तो ठीक है कि जी हुकूमत ये करने जा रही, वो करने जा रही, मैं फिर कैटेगरिकली कह रहा हूँ कोई ऐसा कानून बन भी नहीं सकता आयन और कानून के आयन के तहत भी कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। और इंशाअल्लाह हमारा करना प्रोपेगेंडा कहलाएगा ना सर? जी नहीं, अरज सुन ले ना, मेरी अरज सुन ले। एक है उसको डिस्कस करना, एक है कि जो कुछ लोग इसको इस तरह फैला रहे हैं कि कानून बन गया जी, और ये हो गया जी, वो हो गया। मैं सबके लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि इसके ऊपर बातचीत उलमा से हो रही है, मशाइख से हो रही है। एक नुकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगता है या पाकिस्तान के मुसलमानों पे ये इल्जाम लगता है कि जी यहां जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है, जिसके शवाहिद भी नहीं पेश किए जाते, उस प्रोपेगेंडे को रोकना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी शख्स को जो इस्लाम में दाखिल हो रहा हो उसको रोकना कि वो मुसलमान ना हो, इस तरह की कोई कानून साजी नामुमकिन है, ना होगी। इसकी तशरीह मजीद चाहते हैं अलामा साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि किसी को रोकना जो इस्लाम में दाखिल होना चाहता हो, ये भी सही नहीं। इसकी मैं तशरीह मजीद चाहूंगा आपसे सर। अच्छा, एक तो हो गया कि 18 साल से कम उम्र वाली बात, इसको तो आपने नेगेट कर दिया। अच्छा, दूसरी बात है कि 18 साल या 18 साल से जायद उम्र का शख्स, लड़का या लड़की, इस्लाम कबूल करना चाहता है, उसको जो तीन, हमने क्या देखा, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर इस्लाम ये कहते हैं जी, आप गए, आपने जाके कलमा तैयबा, आपने शहादत का इकरार किया, अल्लाह की वादनियत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और आप मुसलमान हो गए। इसमें जो 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है, इसको इस्लामी नुक्ता नजर से कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि ये तजावीज या गुफ्तगू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फैसला वो होगा जो कुरान और सुन्नत कहता है, जो आईने पाकिस्तान कहता है, उसके बरखिलाफ कोई चीज नहीं होगी, ना हो सकती है। बतौर एक इस्लामी स्कॉलर अपनी राय दे दें। मैं तो ये समझता हूं, हाँ, मैं 2 चीजें अर्ज कर रहा हूं। पहली मेरी राय यह है कि इस्लाम इस बात का कायल ही नहीं है कि किसी को जबरन मुसलमान बनाया जाए। दूसरी मेरी बिल्कुल कुरान और सुन्नत की रूह से ये वाज़ेह राय है कि जो शख्स इस्लाम में दाखिल होता है, इस्लाम के पैगाम हक्कानियत को देख के, पढ़ के, समझ के, तो उसका रास्ता जो है रोकना, इसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देती, ना आईने पाकिस्तान इजाजत देता है। ठीक, यानी ये तजवीज आप इसको रुकावट समझते हैं, जो 3 महीने का वक्त और उसके दौरान जो है वो तकाबुली मुतालिया दोनों मज़ाहिब का, इसको भी आप रुकावट समझेंगे?
देखिए, ये एक वक्त में जब मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर था कोई 5-6 साल पहले, ये एक तजवीज उन लोगों के लिए आई थी कि जिनके माँ बाप आकर कहें या क्लेम करें कि जी ये बच्चा है और इसको जबरन मुसलमान बनाया गया है, तो वो अदालत में एक वक्त के लिए उस बच्चे को रख ले कस्टडी के अंदर या उस फर्द को रख ले कि क्या वाकई ये जबरन मुसलमान हुआ है या हकीकी तौर पे मुसलमान हुआ है। लेकिन इसको कानून सबके इसका इतलाक सब पर कर दिया जाए, यह भी उस वक्त था 6 साल पहले या 5 साल पहले। मौजूदा हालात में मैं समझता हूं कि आपके पास दो चीजें हैं, एक है कि कोई ये जो इल्जाम है इसका रास्ता रोकना है, और दूसरा कोई मुसलमान पे इस्लाम का पैगाम हक्कानियत देख के समझ के मुसलमान हो रहा है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता यार। ये तो दुनिया में कहीं नहीं है, क्या अमेरिका में है, क्या बरतानिया में है, क्या यूरोप में है, क्या किसी और जगह पर है कि कोई शख्स कहे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, तो उस पर आप कहे कि नहीं जनाब अभी जाए, पहले आप अदालत में जाएं, फिर आप जनाब 3 महीने इंतजार करें। ये और इस 3 माह के दौरान अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपके इस ज़ाब्ते में किधर जाएगा। अगर वो तो मुसलमान हो गया, अब क्या उसे दफन करेंगे मसीहियों के कब्रिस्तान में, या हिंदू है तो जलाएंगे या मुसलमान। तो ये इसमें मैंने जैसे कहा अभी बहुत सी चीजें होनी हैं, बहुत बातचीत होगी, बहुत सारी बातें आएंगी, और इंशाअल्लाह ताला जो असल मामला है, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करूं, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है दुनिया की, उसने कहा पाकिस्तान में 1000 बच्चियों को हर साल जबरन उनकी शादी की जाती है मुसलमान बना के। हम पिछले 9 माह से उनसे कह रहे हैं कोई एविडेंस दे दो, एविडेंस कोई नहीं, इल्जाम लगा दिया। इस इल्जाम को रोकने के लिए इकदाम करने हैं, लेकिन ये कतअन कोई ख्याल ना करे कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहता है तो उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएंगी। कतअन जबरन किसी को मुसलमान बनाने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ के नाज़रीन, पाकिस्तान माफियाओं की लपेट में है। चीनी माफिया, आटा माफिया की लूट मार से तो हर कोई वाकिफ है ही। इन माफियाज के असल किरदार आवाम की पहुंच से दूर होते हैं, लेकिन हम जिस माफिया की बात करने लगे हैं वो हमारी आंखों के सामने वारदात कर डालता है, हमारी मर्जी और खुशी से हमारी जेब से पैसे निकलवाता है। यह है गदागर माफिया, भिखारी माफिया, जो झूठ फरेब की चादर ओढ़कर आवाम से धोखे से भीख वसूल करते हैं और हकीकी मुस्तहकीन के हक पर खुलेआम डाका मारते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को धक्का देकर, माजूरी का ड्रामा रचाकर या बच्चों के हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है। इसी जुल्म बल्कि जुर्म की रोकथाम के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अक्सर वही कार्रवाइयां करता है। गुज़िश्ता रोज भी लाहौर में गदागर माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ पूरे शहर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें आदी और जुराइम पेशा भिखारियों के खिलाफ एक ही रोज में 347 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 436 पेशावर गदागरों को गिरफ्तार किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पिछले एक साल में 6000 गदागर बच्चों को पकड़ा था और इस वक्त भी 1100 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं। ये तो है तस्वीर का एक रुख। अब दूसरी तरफ आते हैं। ये पेशावर भिखारी न सिर्फ जुराइम में मुलव्विस होते हैं, बल्कि मासूम बच्चों को अगवा करके उनकी बाजू और टांगे तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। इस हवाले से सिंध के साबिक आईजी अमजद जावेद सलीमी का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। क्रैकडाउन ऑन बेगर्स माफिया, क्रिमिनल्स इन्वॉल्वमेंट, इसमें लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं, उनके बाजू तोड़ देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। गैंग्स के पीछे भी कुछ गैंग्स होते हैं। ये कहां से आते हैं, ये कहां जाते हैं, इनको कौन छोड़ के जाता है, और ये चौकों में किस वक्त खड़े होते हैं और क्या क्या करते हैं। ये हमारे ट्रैफिक इश्यूज क्रिएट करते हैं, ये हमारे एक्सीडेंट्स करवाते हैं, ये क्राइम कमिट करते हैं, ये रॉबरी डिकॉटी करते हैं, रैकी करते हैं, रैकी करवाते हैं, टेलीफोन इनके पास होते हैं, क्राइम करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला इस शहर से, बैगर माफिया से हम छुटकारा। लेकिन साबिक आईजी सिंध के अज़म के बावजूद आज भी कराची में गदागरी उरूज पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान 34% भिखारी एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सूरत में गदागरी से वाबस्ता है। इसी सर्वे में बताया गया कि 92% भिखारी बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। झूठ का लिबादा ओढ़े हट्टे कट्टे पेशावर भिखारी
भिखमंगे चौकों चौराहों पर मुस्तहिक अफराद के हक पर डाका मार रहे हैं। हम ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे नाज़रीन, बल्कि इस हवाले से हमारे पास कई वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, जिनमें एक शख्स अंधा बनकर भीख मांग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो मोटरसाइकिल चलाता नजर आता है। लंगड़े भिखारी जो चलने की बजाय घिसट घिसट कर चलते हैं, वो एकदम से दौड़ने लगते हैं। 15-16 लाख की गाड़ी में आने वाली बूढ़ी खातून को भीख मांगता देखकर एक शहरी ने इन्हें शर्म भी दिलाई कि आपकी इस हरकत से लोग हकीकी जरूरतमंदों की मदद करने से भी गुरेज करने लगेंगे। जब हमने मजीद तहकीक की तो हमें ऐसे भिखारी भी मिले जिनका लाखों रुपए का बैंक बैलेंस था और वो नैब और FBI से दरख्वास्त कर रहे थे कि उनकी हक हलाल की कमाई पर कोई कार्रवाई न की जाए। ये चंद मिसालें पाकिस्तान में मुतहर्रिक गदागर माफिया की सिर्फ एक झलक है। इस तरह जालसाजों की सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मिसालें दिखाई जा सकती हैं। नाजरीन, अवामी मकामात पर भिखारी औरतें नन्हे मासूम बच्चों को नशा आवर अद्वियात पिलाकर भीख मांगती हैं। बहुत से गरीब वालिदैन गुर्बत से तंग आकर अपने मासूम बच्चों को गदागरों के हाथ बेच देते हैं, और जो वालिदैन अपने जिगर के टुकड़ों को बेचने की हिम्मत नहीं रखते, वो उनको घंटों के हिसाब से गदागरों को किराए पर दे देते। इसी बदतरीन सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड प्रोजेक्ट की सरबराह सारा अहमद साहबा। सारा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और जो आपने अभी काम किया ये भी बहुत अच्छा था। आप मुसलसल कार्रवाई करते हैं, कुछ महीनों के बाद इनको उठा भी लिया जाता है, इनको इस काम से रोका भी जाता है, ये सिलसिला खत्म होने को क्यों नहीं दे रहा? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट के साथ काम कर रहा है, और हम वाहिद इदारा हैं पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में, जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के ऊपर काम करता है। अब वो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, चाइल्ड बेगर्स के साथ भी वायलेंस होता है, इवन दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज वो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो सड़कों पे है, वो वल्नरेबल है, उनके साथ कोई अब्यूज़ हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है। इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में इंटरवीन करते हैं। फिर जितने बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, जो घरों में काम कर रहे होते हैं बच्चे, जो मोटर ये मैकेनिक्स की शॉप पे एज मैकेनिक्स काम कर रहे होते हैं, जो वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं पुलिस के साथ मिलकर। और अभी हमारे पास 1100 तकरीबन बच्चे हैं मौजूद हमारे ब्यूरो में जिनको तालीम दी जा रही है, तरबियत दी जा रही है। अब जहाँ तक बात की आपने चाइल्ड बेगरी की, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। अब चाइल्ड बेगरी जो है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से चंद एक वजूहात ये एक पावर्टी है, मतलब गुर्बत के वालिदैन जो कपल्स हैं उनके पास 7-8 बच्चे हैं और वो उनका जो ज़रिए आमदन के लिए वो इन बच्चों को यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको भेजते हैं ताकि वो उनकी फैमिली के लिए पैसे कमाएं। तो एक तो ये वजह है। एक वजह है कि एक एज अ उन्होंने प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है। जो लोग मतलब जो बेगर्स अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो भी अपने बच्चों को यूज़ कर रहे हैं एज अ बिज़नेस, क्योंकि जब हम एक बच्चा रेस्क्यू करते हैं उसके पास से 1500 से 2000 रुपये मिलते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लें इनकी एक कमाई कितनी है, ये कितना बड़ा बिजनेस है। अगर इनकी मंथली आप उसका कैलकुलेट करें तो कि ऑन एन एवरेज क्या बनता है। तो इससे पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी कि गैंग्स के ऊपर जो है वो हाथ डाला जाए। अब जो इनके पीछे माफियाज और गैंग्स हैं उनके ऊपर भी पुलिस की तरफ से हाथ डाला जा रहा है। हमारी टीम जो भी पुलिस बच्चे रेस्क्यू करती है उनको हम अपने पास ब्यूरो में रखते हैं, और फिर जो इसके पीछे गैंग्स हैं, माफियाज हैं, जो माँ बाप हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है और बहुत अग्रेसिवली एक्शन ले रही है। पिछले 3-4 दिन से पुलिस ने एक अग्रेसिव ऑपरेशन शुरू किया है, और अगर आप लाहौर में ही देख लें तो आपको नजर आएगा 90% बेगरी में कमी आ गई है। ऑल ऑफ अ सडन एक FIR पहले नहीं कटवाई जा रही थी, अब वो भी कटवाई जा रही है ताकि उनके वालिदैन जो बच्चों को इस प्रोफेशन में डालते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।